आप सभी को नमस्कार। इस प्रज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम पर्यावरण से संबंधित सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं, चाहे वो पीसीएस स्तर की परीक्षा हो, समीक्षा अधिकारी की हो, या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग हो, या अन्य एक दिवसीय जो परीक्षाएं हैं, उन सब के लिए पर्यावरण से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनकी आज से एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को तार्किक ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। हर एक विषय को कुछ करंट की जानकारियों से जोड़ करके पढ़ेंगे, तुलना करके पढ़ेंगे, या याद करने के जो सबसे सरल सहज तरीके हो सकते हैं उनका प्रयोग करेंगे, ताकि आपको आसानी से पर्यावरण के प्रश्नों की एक समझ बन सके और आप उन्हें आसानी से हल कर सकें। तो इस सीरीज़ में सबसे पहले हम जिस चैप्टर पर बात करेंगे वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस समय महत्वपूर्ण हैं, उनको लेकर के विश्व स्तर पर क्या कानून बने हैं, राष्ट्रीय स्तर पर यानी भारत ने उनको लेकर के क्या कानून बनाया, कौन कौन से समझौते देशों के बीच हुए हैं, कौन कौन से कन्वेंशन आयोजित किए जाते हैं, यानी समय समय पर साल में 2 साल बाद कौन कौन सी मीटिंग्स होती हैं, और कौन से संगठन उनको लेकर के काम कर रहे हैं, हम इस पर बात करेंगे। तो हम देखें तो एक तो कौन कौन से बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अगर ऐसे देखें तो 4-5 बड़े मुद्दे हैं जहाँ से प्रश्न लगातार बनते हैं और वो विश्व के लिए चिंतनीय विषय हैं, जिनके संरक्षण की ज़रूरत है, जिनको लेकर के कानून बनाने की ज़रूरत है, संगठन बनाने की ज़रूरत है। तो जैव विविधता ऐसा एक बड़ा मुद्दा है, पर्यावरण प्रदूषण दूसरा मुद्दा है, जलवायु परिवर्तन तो आप सब जानते ही हैं कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को लेकर के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की बैठकें चर्चा में रहती हैं। अभी COP27 की बैठक पिछले साल मिस्र के शर्म अल शेख में हुई, इस बार COP28 की UAE में होगी। एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है। तो ये इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और इस तरह से करेंगे कि आप सबको आसानी से याद हो सके। तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर के पर्यावरण के जितने भी आयाम हैं, चाहे वो जैव विविधता का हो, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, या फिर पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा हो, यानी मनुष्य जिन जिन मुद्दों से प्रभावित होता है पर्यावरण की, उन सब को बचाने की एक मुहिम शुरू हुई। और वो मुहिम शुरू होती है 1970 के दशक के आसपास से। तो 1972 में एक बड़ा सम्मेलन होता है, स्टॉकहोम सम्मेलन। उस स्टॉकहोम सम्मेलन में दुनिया के देशों के प्रतिनिधि, उनके स्टेक होल्डर्स स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इकट्ठे होते हैं और पर्यावरण के मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है, एक तो यही बनता है कि कब आयोजित हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन, तो उत्तर है 1972। इसका औपचारिक नाम क्या था, तो औपचारिक नाम ये था कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, यानी मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र संघ का ये सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में आयोजित हुआ। अब हमें ये समझना है कि ये इतना बड़ा सम्मेलन था और इसमें पर्यावरण, मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों को लेकर के जितने आयाम हो सकते थे वो सब चर्चा में लाए गए, उस पर बात विचार विमर्श किया गया। और ये समझने की बात है कि जो विचार विमर्श किया गया, अब यहीं से 1972 के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संस्थाएं बनेंगी जो पर्यावरण के संरक्षण का काम करेंगी, और विभिन्न देश अपने राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनाएंगे। तो इस सम्मेलन में भारत की प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी जी थीं, वो भी गई हुई थीं। वो वापस आती हैं तो भारत में पर्यावरण की दिशा में अनेक काम वो भी करती हैं।
उससे पहले इस सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ, और हम सब जानते हैं कि हम पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। तो वो क्यों मनाते हैं, उसके पीछे कारण यही है कि इसी 5 जून को ही एक मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। अच्छा, यहाँ क्या क्या मुद्दे थे, तो मैंने पहले ही कहा कि पर्यावरण के ज़्यादातर मुद्दे इसमें कवर किए गए। तो पर्यावरण और विकास को लेकर के क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर के क्या मुद्दे हो सकते हैं, विभिन्न देश पर्यावरणीय नीतियों पर कैसे काम करें, कौन सी नीतियाँ बनाएं, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों पर बात की गई, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात की गई। तो ये एक बड़ा सम्मेलन था, और इस सम्मेलन में एक प्रॉमिस किया गया, एक वादा किया गया कि अब हम अपने अपने देशों में जा कर के राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम शुरू करते हैं, कानून बनाते हैं, दुनिया भर के जीव जंतुओं के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे, प्रदूषण को लेकर के बहुत सारे अब अधिनियम बनेंगे। तो एक प्रॉमिस किया गया कि हम सब 20 साल काम करने के बाद फिर से एक जगह मिलेंगे। तो 1972 के 20 साल बाद यानी 1992 में ब्राज़ील की राजधानी, ब्राज़ील का एक शहर है, राजधानी नहीं, रियो डी जेनेरियो में एक और बड़ा सम्मेलन होता है जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो उस पृथ्वी सम्मेलन में भी फिर कुछ ठोस मुद्दों पर बात होती है, वो हम आगे देखेंगे। 2022 में इस 1972 के सम्मेलन को 50 साल पूरे हुए। तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मिलकर के स्टॉकहोम +50 अनलॉकिंग अ बेटर फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें अब हमें पर्यावरण के लिए क्या करना चाहिए, हमने क्या अर्जित किया, हमने जो विज़न देखा था उस रिपोर्ट में बात की गई है। तो यहाँ से यही पूछ सकता है कि स्टॉकहोम +50 क्या है। तो 2022 में आई हुई एक रिपोर्ट है जो 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 साल पूरा होने पर जारी की गई है। अच्छा, एक चीज़ ये समझना है कि ये यूनाइटेड नेशन के अधीन ये स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, किसी NGO के द्वारा नहीं, किसी एक सरकार के द्वारा नहीं। तो ये यूनाइटेड नेशन के तत्वावधान में ये काम हो रहा है। एक बड़ा मुद्दा समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा संगठन बनता है जिसे हम यूनेप नाम से जानते हैं। यूनेप का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम से बहुत बार प्रश्न बनता है कि ये कब लॉन्च किया गया। तो 1972 में, और 72 कैसे याद रहेगा? ये हमें ऐसे याद रहेगा कि मानव पर्यावरण सम्मेलन में ही इसकी नींव रखी गई, तो 72 वहीं से जुड़ जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। केन्या कहाँ पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी अफ्रीका में स्थित देश है। अब ये यूनेप आखिर करता क्या है? जब ये सम्मेलन हुआ, इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी संस्था बनाने की बात की गई। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक बड़ी संस्था बनती है जो सतत विकास के मुद्दे पर बात करता है, जैव विविधता के मुद्दे पर बात करता है, और पृथ्वी पर आने वाले अनेक संकटों की बात करता है, जैसे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, सतत विकास या समावेशी विकास या नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों। इन सब पर ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम केवल बात ही नहीं करता है, ये दुनिया भर के देशों को नीतियां बनाने के लिए और उन नीतियों पर वे कितने खरे उतर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी करता है और वैज्ञानिकों के द्वारा शोध कार्य करवाता है, पर्यावरण के मुद्दों पर योजनाएं बनाता है, एक मत तैयार करता है। तो यह एक बड़ा संगठन है जो
इस क्षेत्र में कार्य करता है। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, मुख्यालय से या अन्य चीज़ों से, कि कब बना या क्या काम करता है। अब ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात थी कि एक बड़ा संगठन बन गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी प्रयास होंगे। 1972 के पहले 1971 में ही रामसर कन्वेंशन नाम से एक कन्वेंशन आयोजित हुआ। रामसर एक शहर है ईरान में, उसके नाम पर, वो आर्द्र भूमियों से संबंधित है। तो जैसे आर्द्र भूमियों को लेकर के कन्वेंशन हो रहा है, उसको बचाने की मुहिम, अब हम अभी रामसर कन्वेंशन अलग से पढ़ेंगे, लेकिन याद करने के लिए हम यहाँ उसका जिक्र कर रहे हैं कि 72 में जब बड़ा सम्मेलन हो रहा है, यूनेप जैसी संस्था बन रही, इससे एक साल पहले हम आर्द्र भूमियों को लेकर के काम कर रहे होते हैं। 1971 में आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए, जो दलदली भूमि है, जो पानी वाली भूमि है, जहाँ झील है, नदी है, मैंग्रोव है, प्रवाल भित्तियाँ हैं, ज्वार नदमुख है, धान के खेत हैं, इन सब को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको लेकर के 1971 में ही रामसर कन्वेंशन आयोजित किया गया। ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रयास है। ठीक इसी तरह से हम जैव विविधता को लेकर के कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, हम बॉन कन्वेंशन की बात करेंगे, हम CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़ की बात करेंगे। तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है जो जैव विविधता से, प्रदूषण से संबंधित हैं, हम वो आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि भारत में वापस जब इंदिरा गांधी आई उस ह्यूमन इन्वायरमेंट सम्मेलन से, तो उन्होंने क्या काम किया। उन्होंने भारत में आने पर सबसे पहले वन्य जीव अधिनियम बनाया कि वन्य जीवों को बचाने को लेकर के एक मुहिम शुरू की। चूँकि हुआ ये कि कभी भारत में बहुत सारे शेर रहते थे, चीते रहते थे, जंगली जानवर रहते थे, यहाँ उनका शिकार किया गया, यहाँ के राजे रजवाड़ों के द्वारा चीते मार दिए गए, तो शिकार करने के कारण चीतों की संख्या में कमी आई। ठीक उसी तरह से बहुत सारे जानवरों का शिकार किया गया, अवैध शिकार किया गया, हिरण मारे गए और हाथियों के दांतों की तस्करी होती है, तो जीव जंतुओं को बचाने की मुहिम शुरू हुई। तो राष्ट्रीय स्तर पर 1972 से क्या याद रखना है कि वन्य जीवों को बचाने के लिए अधिनियम आया। अधिनियम का मतलब संसद के द्वारा बनाया गया कानून, कि संसद से ये कानून बन गया है। और प्रोजेक्ट टाइगर हमने लॉन्च किया इसके ठीक एक साल बाद, तो 1973 इसी से जुड़ा हुआ है, तो प्रोजेक्ट टाइगर हम याद कर लें 1973 में। ठीक इसी तरह से जल प्रदूषण अधिनियम। अब हम देखो जैव विविधता के क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं कि जीव जंतु बचा रहे हैं, साथ ही साथ हम प्रदूषण को रोकने का काम करेंगे। और क्या काम करेंगे कि प्रदूषण के मुद्दे पर काम कर रहे हैं, जैव विविधता, फिर अभी आगे हम देखेंगे कि सतत विकास की भी बात हम करना शुरू कर देते हैं, हम ओजोन परत के संरक्षण की भी बात शुरू कर देते हैं। तो एक साथ बहुत सारे काम शुरू होते हैं, लेकिन हमें अभी यहाँ पे सबको अलग अलग अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या की पॉइंट्स हैं। अभी हम केवल इनके सन देखते हैं कि कब कौन कौन से अधिनियम आए राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनता है। जैसे जल प्रदूषण निवारण अधिनियम आया 1974 में, और इससे जोड़ के याद रखना है कि इसी प्रदूषण निवारण यानी जल प्रदूषण निवारण अधिनियम के साथ ही भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाया गया 1974 में, जो कि पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण रखने वाली शीर्ष संस्था है भारत की। अब जल प्रदूषण की बात किया तो वायु प्रदूषण भी आएगा, तो इसी के साथ हम वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम भी याद कर लेते हैं, वो 1981 में आया था। फिर हम वन की बात करेंगे कि वन के संरक्षण को लेकर के अधिनियम हम 1980 में बनाते हैं, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम। लेकिन
इसी के साथ साथ एक और अधिनियम हम याद करेंगे, पर्यावरण। वन और पर्यावरण दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों के अलग अर्थ भी हैं। पर्यावरण एक व्यापक संकल्पना है, वन की तुलना में पर्यावरण का ही एक हिस्सा वन भी है। तो पर्यावरण को लेकर के 1986 में अधिनियम आता है, लेकिन वन को लेकर के जो हम कानून लाए हैं वनों के बचाने को, वनों के संरक्षण को लेकर के, वह 1980 में आता है। हम अधिनियमों के साथ साथ, कानूनों के साथ साथ कुछ नीतियां भी बनाते हैं। अधिनियम और नीतियों में थोड़ा सा अंतर है कि अधिनियम संसद के द्वारा पास किया जाता है, लेकिन नीतियों के संदर्भ में यह जरूरी नहीं होता है। नीतियां विभागीय स्तर पर जारी की गई कुछ गाइडलाइंस होती हैं। जैसे अब राष्ट्रीय वन नीति आई, तो वन से संबंधित जो भी विभाग हैं उनके द्वारा एक पॉलिसी बनाई जाएगी कि हम कैसे कैसे इस अधिनियम को लागू करेंगे, इसके प्रावधानों को लागू करेंगे, उसे और स्पष्ट कर दिया जाता है नीति में। तो राष्ट्रीय वन नीति 88 में आई। वन संरक्षण अधिनियम आया था, कानून आया था 80 में, लेकिन नीति आती है 88 में। ठीक इसी तरह से भारत जैव विविधता पर अपना कानून लेकर के आता है 2002 में। अभी हम अलग से देखेंगे कि जब 1992 में रियो का अर्थ समिट हुआ, पृथ्वी सम्मेलन हुआ, तो वहाँ पर बहुत सारे मुद्दों की शुरुआत हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसको लेकर के समय समय पर बैठकें होंगी, कन्वेंशन होंगे। तो जैव विविधता को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस 1992 में शुरू हुई, लेकिन भारत ने 10 साल बाद 2002 में, 92 से 10 साल बाद 2002 में अपने यहाँ जैव विविधता को लेकर के कानून बनाया। अभी तक कोई कानून नहीं बना था, अभी तक हम अलग अलग संगठनों के माध्यम से काम कर रहे थे बचाने को, लेकिन 2002 में हमने संसद के माध्यम से कानून बनाया जैव विविधता के लिए। ठीक इसी तरह से अनुसूचित जनजाति और जो वनों में अन्य परंपरागत निवासी रहते हैं, उनके अधिकारों को लेकर के हम 2006 में एक कानून बनाते हैं और यहाँ से भी प्रश्न बनता है। ठोस अपशिष्ट प्रदूषण या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, या हम बायोमेडिकल वेस्ट की बात करें, प्लास्टिक वेस्ट की बात करें, तो 2016 एक ऐसा सन है जहाँ पर हम बहुत सारे नियम लेकर के आते हैं। क्या लेकर के आते हैं? नियम लेकर के आते हैं। ये हमने जो नियम बनाए ये 2016 में प्लास्टिक वेस्ट से संबंधित हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से संबंधित हैं, बायोमेडिकल वेस्ट से संबंधित हैं, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण से संबंधित हैं। तो बहुत व्यापक पैमाने पर हमने नियम बनाए 2016 में। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि कब आया, किस सन में ये सब नियम आते हैं। अब हम ये तो राष्ट्रीय स्तर पर, अच्छा केवल इतने ही प्रयास नहीं किए गए, इससे भी ज़्यादा बहुत सारे प्रयास हुए हैं। जैसे जब हम वाटर बॉडीज़ को बचाने की बात करेंगे तो हम गंगा एक्शन प्लान लेकर के आए 1986 में, हम यमुना एक्शन प्लान लेकर के आए 1993 में, नमामि गंगे परियोजना हमने चलाई 2014 में। तो राष्ट्रीय स्तर पर और भी प्रयास हो रहे थे। ये तो कुछ इतने महत्वपूर्ण अधिनियमों की बात की या नीतियों की बात हमने किया जो कि भारत ने पर्यावरण को बचाने के क्षेत्र में काम किया है। साथ ही साथ अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे नियमों कानूनों की बात की जाएगी या संगठनों की बात की जाएगी जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे होते हैं। हमने अभी आप लोगों से यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात की, उसके पहले मानव पर्यावरण सम्मेलन की बात की, और जब हम मानव पर्यावरण सम्मेलन की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि हम इस सम्मेलन में ये वादा करके सारे देशों के लोग विदा लिए थे, उनके देशों के प्रतिनिधि विदा लिए थे कि हम 20 साल बाद पुनः मिलेंगे और अपने अपने कार्यों की समीक्षा करेंगे और क्या काम कर रहे होते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो हमें
ये समझना होगा कि 1992 में आखिर हम कौन सा सम्मेलन करते हैं, यहाँ से कौन कौन से मुद्दे निकलते हैं। तो 1992 में ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर एक सम्मेलन समिट करते हैं, आयोजित करते हैं, और पूछा जाता है प्रश्न यहाँ से कि इसका औपचारिक नाम क्या था। तो इसका औपचारिक नाम था UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। जो 72 का सम्मेलन था वो ह्यूमन इन्वायरमेंट पर था, लेकिन यहाँ पर हम देखें इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की बात की गई। सीधे सीधे हमारा विकास जो है वो पर्यावरण की कीमतों पर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि विकास और पर्यावरण के बीच कैसे तालमेल बैठा करके हम काम करें, क्योंकि हमारे लिए विकास भी ज़रूरी है, हमारे लिए पर्यावरण का संरक्षण भी ज़रूरी है। तो दोनों के बीच एक तालमेल हो, इसे लेकर के हम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित करते हैं 1992 में। इस सम्मेलन को अन्य नाम से भी जाना जाता है अर्थ समिट यानी पृथ्वी सम्मेलन, रियो कॉन्फ्रेंस नाम से भी जाना जाता है, औपचारिक नाम UNCED है। तो यहाँ पर कौन कौन से मुद्दे हुए, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो डिस्कस किया गया इसमें जलवायु परिवर्तन का। जलवायु परिवर्तन का संबंध, अच्छा हम जलवायु परिवर्तन को अलग टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ केवल मुद्दों की बात कर रहे हैं। वो कौन कौन से मुद्दे हैं, कहाँ डिस्कस किए गए, कहाँ पर उनका जिक्र आता है। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर के एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन आयोजित किया गया। फ्रेमवर्क कन्वेंशन का मतलब यह हुआ कि जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जाए, इसके लिए हम लोगों ने एक ढांचा बनाया, यानी हम कैसे कैसे क्या क्या काम करके औद्योगिक युग के इंडस्ट्री से पहले कितना तापमान था धरती का, उससे हमें कैसे 1.5 डिग्री सेल्सियस या जो भी तय किया गया कम करना है, धरती के बढ़ते हुए तापमान को कैसे रोका जाए, इस पर हमने बात की 1992 के सम्मेलन में। और जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन बना इसे कहा जाता है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यहाँ से प्रश्न बनता है और बहुत ज़्यादा बनता है। इसको लेकर के हर साल इस UNFCCC की बैठकें होती हैं, उन बैठकों को एक नाम दिया जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। अभी 27वीं बैठक 2022 में इजिप्ट में हुई थी, मिस्र में हुई थी, उसका एक शहर है शर्म अल शेख। प्रतिवर्ष इसकी बैठक होती है। तो अगली बैठक 2023 के दिसंबर में होने वाली है यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो कोप की बैठकों से प्रश्न बनता है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बैठकें हुई, जैसे पेरिस का समिट हुआ 2015 में, वहाँ से प्रश्न बनता है, और क्योटो प्रोटोकॉल से प्रश्न बनता है। तो ये हम जब देखेंगे तो अलग से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को पढ़ते समय ये पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ अभी यह समझना है कि पहला ऐसा बड़ा मुद्दा था जलवायु परिवर्तन यानी UNFCCC की बात की गई कब, 1992 के सम्मेलन में। दूसरा बड़ा मुद्दा क्या था, जैव विविधता को लेकर के। अब जैव विविधता को लेकर के कन्वेंशन बनाने की बात की गई कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जब भी कन्वेंशन की बात हम करेंगे इसका मतलब यह है कि अब विश्व भर के लोग समय समय पर साल 2 साल के अंतर में मिलते रहेंगे और मिल करके इसको बचाने के लिए, जैव विविधता को बचाने के लिए कुछ ना कुछ ठोस उपाय करेंगे, कुछ ना कुछ लीगली बाइंडिंग काम करेंगे, कुछ ऐसी संधियां करेंगे कि जो बाध्य हों, देशों को वो काम करना पड़ेगा। तो जब हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD पढ़ेंगे डिटेल में, तो हम वहाँ कुछ संगठन भी देखेंगे और कुछ प्रोटोकॉल देखेंगे, जैसे नागोया प्रोटोकॉल क्या है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल क्या है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज क्या है, साइट्स क्या है, IUCN क्या है, इन सब से प्रश्न बनते हैं। तो दूसरा मुद्दा जैव विविधता का था। जो जैव विविधता का मुद्दा था, इसके कन्वेंशन को लेकर के कहाँ पर पहली बार बात की गई, तो 1992 के अधिनियम में। अच्छा, यहाँ पर एक हम बात कर रहे थे 1992 के रियो अर्थ समिट के तहत कौन कौन से मुद्दे हैं जो निकल कर के आते हैं पर्यावरण से संबंधित। तो इसमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया गया वर्ल्ड ओशियन डे मनाने के लिए कि विश्व समुद्र दिवस या समुद्री दिवस, सामुद्रिक दिवस, कुछ भी कह सकते हैं, ये 8 जून को मनाया जाता है। इसका प्रस्ताव इसी में आया।
एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को लेकर के पहली बार 1992 के इस अर्थ समिट में बात की गई कि दुनिया में मृदा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, मरुस्थल बढ़ रहे हैं। अगर पेड़ों को काटा जाएगा तो मरुस्थल तो बढ़ेंगे ही, डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा ही, या कृषि अगर बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से नहीं की गई तो भी मरुस्थलीकरण बढ़ेगा। तो UNCCD, जब भी हम इसकी बात करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में UNCCD कहा जाता है। 2019 में इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई भारत में, ग्रेटर नोएडा में। तो ये बड़ा चर्चा में रहा भारत से संबंधित, और इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो 15वीं हुई वो 2022 में कोटेडी आइवरी में हुई है। तो ये चर्चा में है। एजेंडा 21 की हम बात करते हैं, सतत विकास की बात करते हैं। सतत विकास को लेकर के बहस 72 के सम्मेलन से ही शुरू हो गई थी, मानव पर्यावरण सम्मेलन से। उसको लेकर के बहुत सारे वैज्ञानिक लोग काम कर रहे थे कि इसकी संकल्पना पर ठोस पहुंचा जा सके। फिर 87-88 के आसपास ब्रंटलैंड कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट दी आवर कॉमन फ्यूचर नाम से, जहां सतत विकास की संकल्पना को मूर्त रूप दिया गया। लेकिन इस 92 के सम्मेलन में एजेंडा 21 नाम से सतत विकास के मुद्दे को शामिल किया गया कि हमारी 21वीं सदी में हम कैसा विकास करें, उसको लेकर के विकास को लेकर के कौन कौन से पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं जहां हम तालमेल बिठा सकते हैं, हमें क्या प्रारूप खींचना चाहिए अपने विकास का कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो ये 5 महत्वपूर्ण मुद्दे थे, और भी इसमें बातें की गई, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो यही हैं। उसमें क्या क्या है फिर से एक बार देख लेते हैं। तो एक जलवायु परिवर्तन को लेकर के यानी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के UNFCCC की बात की गई, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात की गई। इसके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती रहती हैं प्रतिवर्ष, उस पर अभी हम अलग से देखेंगे। तो एक मुद्दा जलवायु परिवर्तन UNFCCC का, दूसरा जैव विविधता को बचाने के लिए कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे हम संक्षेप में CBD के नाम से जानेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो अगला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, की डेजर्टिफिकेशन से लड़ना है। UNCCD की बात की गई, फिर सतत विकास की बात की गई। ये 92 के सम्मेलन में महत्वपूर्ण मुद्दे रहे। अब हम जो आगे पढ़ेंगे, अपने हमारे आगे आने वाले वीडियो होंगे, उसमें हम देखेंगे जैसे एक मुद्दा उठाएंगे। इस 92 के सम्मेलन से हम एक मुद्दा उठाएंगे, जैसे जलवायु परिवर्तन का एक मुद्दा उठा लिए, इसको लेकर के कौन कौन से सम्मेलन हुए, क्या हुआ, जितना भी कन्वेंशन है, संधियां हैं, ये सब एक साथ हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बायोडाइवर्सिटी को लेकर के कानूनों की बात करेंगे, फिर UNCCD को समझेंगे, इसी तरह से सतत विकास को समझेंगे। ठीक इसके साथ साथ ही हम जैसे जैव विविधता की बात करेंगे तो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज क्या है, साइट्स जैसी संस्थाएं क्या काम करती हैं, IUCN जैसा NGO क्या काम करता है। ये इतना बड़ा NGO है कि पर्यावरण के क्षेत्र में कि यूनाइटेड नेशन खुद इसकी एक पार्टी है, दुनिया भर के देश इसकी पार्टी हैं। तो IUCN कौन सा काम करता है, इसका मुख्यालय पूछा जाता है कहाँ पर है, परीक्षाओं के स्विट्ज़रलैंड में ग्लैंड एक शहर है, तो IUCN वहाँ पर है। तो क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इनसे, हम इन्हें अभी इन सब मुद्दों को अलग से देखेंगे। फिर बहुत ऐसे भी प्रश्न बनेंगे जहाँ से आपको कन्फ्यूज़न होगा, एक ही नाम से हो सकता है कि दो मुद्दों को लेकर के सम्मेलन हुए हों, तो वो हम अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे।